हेलो एवरीवन। आ जाओ यार सभी लोग। एक एक बार वो देखना, पिछली क्लास एंड हो गई क्या? तो लास्ट क्लास इसमें चल रही थी 8 बजे वाली। आ गए ना। गुड मॉर्निंग सूर्यवंत, एक बार मैसेज कर दो यार ग्रुप में। सूर्यवंत एक बार मैसेज कर दो ग्रुप में। हाइड्रोलॉजी की एंड हो गई ना? ठीक है। अरुणेश गुड मॉर्निंग। अरुणेश यार मैसेज करो ना, जितने भी बाकी आपके ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज कर दो। मेरे टेलीग्राम पे भी कर दो एक। कल हम क्या देख रहे थे? कल हमने देखा था रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क। हमने रूल्स देख लिए थे नंबरिंग के। गुड मॉर्निंग शिवानी। ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कल शायद, है ना? ABCDEFGHIJ बनाते हैं, इसका नेटवर्क बनाते हैं। कल अगर देखते हैं कल क्या सही बना था नहीं बना था, क्योंकि कल जल्दी जल्दी में बनाया था 2-3 मिनट में। आज थोड़ा सा देख के बनाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बाकी लोग। कल हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे ना, इसको नंबरिंग देनी है, फुलकरसन रूल भी अप्लाई करना है और बाकी चीज़ें भी थी। तो करें इसको स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग वरुण। हम्म, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या देखा था? कल हम देख रहे थे इसमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है हमें। हमें क्या करना है? नेटवर्क डायग्राम बनाना है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कितनी एक्टिविटी दे रखी है? एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 10 एक्टिविटीज दे रखी है। कितनी एक्टिविटीज दे रखी है? 10 एक्टिविटी दे रखी है। और आपको एक्टिविटी ऑन एरो का नेटवर्क बनाना है। और यहां पर आपको क्या कर देना है? नंबर ऑफ इवेंट एज पर द रूल। कल किया था, नंबर ऑफ इवेंट दिए थे। नंबर ऑफ इवेंट दिए थे आपने घर पे, मतलब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था इवेंट देने की, मतलब कि इवेंट में 1 किसको होगा, 2 किसको होगा, 3 किसको होगा, 4 किसको होगा, 5 किसको होगा। तो ऐसे करके आपने ट्राई किया था। चलो हम बनाते हैं और हम उसको देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और दूसरी चीज कि मेरी वॉइस की पिच ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इसकी वजह से वॉइस की पिच ज़्यादा नहीं रहेगी। एक बार जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो या जब भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आए, खुद से पूछ लेना, खुद से पूछ लेना। हाँ ठीक है, खुद से पूछ लेना कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं टॉपिक को बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करा पाऊँगा आज। ठीक है, स्मूथली चलेगी क्लास।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ये जो जॉब की फॉर्म में आपको क्या दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है और उसका जस्ट प्रीडिसर्स दे रखा है, प्रीसीडर्स दे रखा है। हाँ, तो यहां पर आपने क्या देना, यहां पर क्या करना है, प्रीसीडर्स दे रखा है, तो प्रीसीडर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, नेटवर्क जब ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो, नेटवर्क जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले ए एक्टिविटी को, ये आपका इनिशियल इवेंट हुआ, ये आपका क्या हुआ, इनिशियल इवेंट हुआ। इनिशियल इवेंट है, उससे आपकी सिर्फ ए एक्टिविटी यहां से निकल रही है। आपकी यहां पर कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, ए एक्टिविटी निकल रही है। ठीक है, ए एक्टिविटी निकल रही है। अब ए किसका प्रीसीडर्स है या ए किसका इमीडिएट है, बी का इमीडिएट है। ए किसका इमीडिएट है, बी का इमीडिएट है। ठीक है, ए किसका इमीडिएट है, बी का इमीडिएट है, ये लो, बी का इमीडिएट है तो ये लो, ए किसका इमीडिएट है, बी का इमीडिएट है। ठीक है, यहां से बी है, ए किसका इमीडिएट है, सी का भी है, ए किसका इमीडिएट है, डी का भी है। ठीक है, ए किसका इमीडिएट है, किसका है, सी का भी है, बी का भी है और डी का भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से आपके पास में 3 एरो जाएंगे, यहां से आपके पास में क्या निकलेंगे, 3 एरो निकलेंगे। कौन सा, एक सी के लिए, एक डी के लिए और एक आपका क्या निकलेगा, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक डी के लिए। तो एक्टिविटी आपने मार्क कर दी, ये बी हो रही है, ये सी हो रही है, डी हो रही है। क्या हो रहा है, बी हो रही है, सी हो रही है, डी हो रही है। तो मतलब अगर मैं फुलकरसन रूल यहां से साथ साथ अप्लाई करता चलूं तो इसमें अल्फाबेट नंबर के, इसमें नंबर कितना दे सकता हूं, 1 दे सकता हूं। अब इसका मैंने ये जो आउटर जो एरो था जो इससे बाहर जा रहा था उसको हटाया, उसको हटाने के बाद ये मेरे को क्या दिखा, जस्ट इसका नेक्स्ट नंबर 2 दिखा। क्लियर है, 2 दिखा। चलते हैं आगे। अब यहां पर देखो ई है, ई को क्या चाहिए, बी चाहिए, ई को सिर्फ बी चाहिए। ठीक है, ई को बी चाहिए, एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए। ई को बी चाहिए, एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए। ठीक है, ई को बी चाहिए, ठीक है, और एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए। ठीक, इसके आगे आपका यहां पर एक्टिविटी मार्क होगी, जो ई को क्या चाहिए, बी चाहिए, ई को क्या चाहिए, बी चाहिए, एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या बना, ये आपका बना ई। ई को बी मिल गया, एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए, एफ को क्या चाहिए, सी चाहिए। ये लो, एफ को सी चाहिए। ठीक है, एफ को सी चाहिए पीछे। ठीक है, ई और एफ तक हमने काम खत्म कर दिया। अब जी और एच दोनों को डी चाहिए, जी और एच दोनों को डी चाहिए। ठीक है, दोनों को क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, और जी और एच दोनों को डी चाहिए, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से 2 एक्टिविटी निकलेगी। यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, येलो डी। अब यहां से आपके पास क्या मिला आपको, येलो, जी इधर गया, एच आपका इधर गया। ये लो, ई एफ, ये आपको जी मिल गया, ये आपको एच मिल गया। कोई दिक्कत है, ये आपको जी मिल गया, ये आपको एच मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आई को क्या चाहिए, आई को चाहिए ई एफ और जी। आई को क्या चाहिए, ई एफ और जी। ये लो, आई को ई एफ और जी दे दो। आई को क्या चाहिए, ये लो, मैंने यहां पर ई एफ और जी बता दिया। आई को क्या चाहिए, ई एफ और जी बता दिया। ठीक है, आई को क्या चाहिए, ठीक है, देखो ध्यान से। ये लो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। अब यहां से आपके पास क्या जाएगा, यहां से आपके पास में जाएगा जे, यहां से आपके पास में क्या जाएगा, जे,
और यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, एंड इवेंट। ये आपके पास में पूरा नेटवर्क डायग्राम बनेगा, ये पूरा नेटवर्क डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, अब ये बताओ, जब हम इसको हटाया, इसको इतना इतना रिमूव कर दो, इसको इतना इतना रिमूव कर दो, तो मुझे इवेंट, मैंने इसको इवेंट 1 दे दिया, इसको इवेंट 2 दे दिया। अब इन तीनों को रिमूव करूंगा तो मैं इनको इवेंट 3, 4 और 5 दे सकता हूं, 3, 4, 5 दे सकता हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इनको इवेंट कितना दे सकता हूं, 3, 4, 5। अब मैंने क्या किया, इस इवेंट 3 का भी हटा दिया, इस इवेंट 4 का भी हटा दिया, इस इवेंट 5 का भी हटा दिया। सबसे पहले मैं 3 का हटाऊंगा, 2 के बाद में मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं इस इवेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास में, इसके पास ये कितना बचेगा, 6। ये कितना बचेगा, 6। अब मैं क्या करूंगा, 4 का भी हटा के देखूंगा, यही दिख रहा है। 5 का हटा के देखा तो मेरे को ये इवेंट भी दिख रहा है, ये इवेंट भी दिख रहा है। 5 और 6 को हटा के दिखा 7, और ये वाला क्या हो जाएगा, 8। तो आपको क्या करना है, इससे आउटगोइंग जितने भी एरो है ना, आउटगोइंग एरो को रिमूव करना है। आउटगोइंग एरो को क्या करना है, रिमूव करना है। और इस तरीके से आपको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? समझ में आया नेटवर्क बनाना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग समा। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? सुनील, सूर्यवंत, सबको क्लियर? हुसनदीप, अर्जुन, सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। एक और नेटवर्क बनाते हैं। क्या दे रखा है, ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट हैविंग फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है, सी फॉलो करता है डी को बट प्रीसीड एफ है, सी फॉलो करता है बी को बट प्रीसीड एच है, जी फॉलो करता है एफ को बट प्रीसीड आई है। ठीक है, एफ फॉलो करता है ए को बट प्रीसीड आई है, डी फॉलो करता है ए को, एच एंड टी टर्मिनेट्स एट द सेम टाइम, ए एंड बी स्टार्ट एट सेम टाइम। ए और बी आपके साथ क्या हो रही है, सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, देखते जाना, बहुत सिंपल है। ये स्टेटमेंट ऐसे कुछ दे देगा, अभी एक बार फिर नंबरिंग में इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा, तो फिर देखते जाना। ठीक है, फिर नहीं समझ में आए फिर अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन से तो रटी जाएगी वो नंबरिंग, सेम क्वेश्चन से तो वो रटी जाएगी नंबरिंग। ठीक है, आपको क्या है, नंबरिंग को समझना है, नंबरिंग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, सूर्यवंत और शिवानी, नंबरिंग को आप दोनों को क्या है, समझना है। तो यहां पर नंबरिंग हम हर क्वेश्चन में करेंगे, हर क्वेश्चन में करेंगे। तो आपको जब तक नेटवर्क बने बनाए नहीं दिए हुए, तब तक आपको नंबरिंग करनी है खुद से, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट क्या है, अपने पास एक्टिविटी कौन कौन सी है, देखो ए एक्टिविटी है, बी है, सी है, डी है, और ई नहीं है ना, सी है, डी है। एक मिनट, सी फॉलोज डी बट प्रीसीड्स एफ, सी बी। इसमें आपको ई भी देना चाहिए ना, नहीं तो ई नहीं आएगा। यहां पर देगा आपको ई, ई फॉलोज ए बट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही दे रखा है, और कुछ है क्या, एच और आई। ठीक है, एच और आई, एच एंड टी तो आएगी नहीं, एच एंड आई,
टर्मिनेट एट सेम टाइम, ये चीज आएगी। आपके पास दे रखी है इतनी एक्टिविटी ABCDEFGHI, ठीक। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए और बी सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। तो हमने इनिशियल एक नेटवर्क बनाया, हमने क्या किया, एक पूरे बोर्ड पे बनाऊं या फिर आपको यहीं इसी के सामने बना के बताऊं, इसी के सामने बना के बताऊं या पूरे बोर्ड पे बना के बताऊं, खुला खुला नेटवर्क बना के बताऊं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कि यहीं पे बना दूं या कंप्लीटली अलग बना के बताऊं। आपके पास क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो है ही। चलो देखो ध्यान से, चलो यहीं पे बना देते, देखना ध्यान से। क्या बोला, इनिशियल इवेंट है, आपको क्या बोला, ए और बी सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। ये लो, आपने ए को स्टार्ट कर दिया सेम टाइम पर, और उसी टाइम पर आपने एक्टिविटी बी को भी स्टार्ट कर दिया। ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपकी एक्टिविटी ए हो गई, ये आपकी एक्टिविटी बी हो गई। मतलब हमारा 7th नंबर पॉइंट पे काम खत्म हो गया, 7th नंबर पॉइंट पर पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो चलो देखना ध्यान से, यही कर लो, अब तो बनाना स्टार्ट कर दिया, तुम बहुत लेट रिप्लाई करते हो। तो ए और बी है ना, ए और बी आपका क्या हो गया, यहां पर ए और बी आपके पास क्या हो गया, टीवी ऑफ, ठीक है। ए और बी आपका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। फिर हमें ए और बी किसके किसके प्रेसिडर्स है, देखो पहले डी किसको फॉलो करता है, ए को फॉलो करता है। डी किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। तो मतलब दोनों जगह पहले इवेंट बना देते हैं, दोनों जगह पहले क्या कर दे, इवेंट बना दे, बना दे। ये लो, इवेंट बना देते हैं दोनों जगह, हमने इवेंट बना दिए। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है यहां पर, ई फॉलो करता है ए को, डी फॉलो करता है ए को, सी फॉलो करता है बी को, डी फॉलो करता है, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, देखो ई फॉलो करता है ए को, और कौन फॉलो करता है, डी फॉलो करता है ए को। इसका मतलब यहां पर जो इवेंट है इससे दो एक्टिविटी निकलेगी, एक तो ई और एक आपके सामने क्या निकलेगी, ए एक्टिविटी निकलेगी, ठीक है। मतलब डी निकलेगी और एक ई निकलेगी। तो यहां पर आपके सामने क्या दे रखा है, यहां पर एक तो आपके सामने ई एक्टिविटी निकल रही है, एक तो आपके सामने क्या निकल रही है, कैसी एक्टिविटी निकल रही है, ई एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर ई फॉलो ए, अभी तक हमने इतना ही किया है, ई फॉलो ए इतना ही काम किया है। फिर हमने क्या बोला, डी फॉलो ए, डी फॉलो ए। तो डी जब ए को फॉलो करेगा, डी जब ए को फॉलो करेगा तो कुछ ऐसे बन के आएगा, दिखा दिया हमने, ये डी फॉलो कर रहा है ए को। यहां तक का काम खत्म, मतलब हमारा 5th पॉइंट भी खत्म, ठीक है। अब बी को कौन कौन फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है सी, बी को फॉलो कर रहा है सी, अभी तक इतना ही देखना है, बी को कौन फॉलो कर रहा है, सी। तो यहां पर आपके पास एक एक्टिविटी निकल के आएगी, दैट इज योर बी एक्टिविटी। देखेंगे इसको बाद में किस डायरेक्शन में बनाना है। बी सॉरी, ये आपके सामने एक्टिविटी निकल के आएगी, यहां पर बी, यहां पर आ जाएगी सी एक्टिविटी, सी फॉलो कर रहा है बी को, ठीक है। अब सी फॉलो कर रहा है डी को भी, सी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है डी को भी। अब ध्यान देना, अब सी किसको फॉलो कर रहा है, डी को भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब डी भी इससे पहले पूरी हो जानी चाहिए, डी भी इससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। तो देखो ध्यान से, जो हमने एक्टिविटी बनाई है डी की, जो हमने डी की एक्टिविटी बनाई है यहां पर, वो डी की एक्टिविटी हमने गलत बनाई है। कैसे, ये फॉलो कर रहा है कुछ इस तरीके से, यहां पर डी एक्टिविटी आपकी कुछ इस तरीके से। तो अब देखोगे, अब देखोगे, यहां पर बनाते हैं, पहले सारा हिल गया था। ये जो डी फॉलो कर रहा है आपका, डी किसको फॉलो कर रहा है, डी देखो अभी भी ए को फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा ये रूल तो पास हो रहा है। दूसरा, हमारे पास सी को किस किस को फॉलो कराना था, सी बी को फॉलो कर रहा है और सी डी को फॉलो कर रहा है। तो देखो सी होने से पहले बी और डी दोनों पूरी हो चुकी है, सी होने से पहले बी और डी दोनों पूरी हो चुकी है, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर। अब यहां पर आपके पास में क्या आ गया,
अब आपके पास में H एंड I टर्मिनेट्स एट द सेम टाइम, H और I बाद की बात है। G फॉलो F, G फॉलो F तो हमें F बनाना पड़ेगा, तो मतलब यहां पर जहां पर बट प्रीसीड्स F, ध्यान देना यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो C फॉलो कर रहा है D को बट ये प्रीसीड्स कर रहा है F को, ठीक है, बट ये प्रीसीड कर रहा है F को, बैठेगा ही नहीं नेटवर्क, बट ये प्रीसीड कर रहा है, ये तो E को प्रीसीड कर रहा है। G फॉलो F, C फॉलो कर रहा है D को बट प्रीसीड ये कर रहा है, चलो देखेंगे बाद में प्रीसीड कर पाता है कि नहीं कर पाता। यहां पर हमने एक नेटवर्क बनाया, यहां पर हमने एक यहां पर नोड बनाया, ठीक है। चलो यहां पर आपके साइड से क्या आ रहा है, यहां पर कि ये F की तरफ जाएगा, ठीक है। C फॉलो कर रहा है B को बट प्रीसीड करता है H को, बट ये प्रीसीड कर रहा है H को, ये लो देखो ध्यान से, कुछ H को इस तरीके से प्रीसीड कर रहा है, बना दिया H, ठीक है। C फॉलो कर रहा है B को बट प्रीसीड कर रहा है H को, ठीक है। G फॉलो कर रहा है F को, G फॉलो कर रहा है, देखेंगे क्या है, अभी इस वाले पार्ट का काम हमने किया नहीं है, देखेंगे अभी, अगर बैठेगा तो देख लेंगे नेटवर्क में, नहीं होगा तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। G फॉलो कर रहा है F को, G फॉलो कर रहा है F को बट प्रीसीड I, तो हमें अब F बनाना पड़ेगा, तो F का और क्या रिलेशन था, C फॉलो कर रहा है D को बट प्रीसीड्स F, ठीक है, प्रीसीड्स F, तो अगर हम F को यहां बनाते हैं, अगर हम F को यहां बनाते हैं, अगर हम F को यहां बनाते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत छोटा बन गया नेटवर्क, बहुत छोटा बन गया, चलो देखते हैं, प्रीसीड्स F, ठीक है, प्रीसीड्स F, ये भी कर दिया, अब हमारा ये काम भी पूरा, प्रीसीड H वाला काम भी पूरा। अब G फॉलो कर रहा है F को, G फॉलो कर रहा है F को, तो यहां पर आपके सामने ये जो नेट यहां पर आएगा, G फॉलो कर रहा है F को और बट प्रीसीड्स I, बट ये प्रीसीड क्या कर रहा है I को, ठीक है। G फॉलो कर रहा है F को बट प्रीसीड्स I, ये भी हो गया। E फॉलो कर रहा है A को, E फॉलो कर रहा है A को बट प्रीसीड्स I, ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। H एंड I टर्मिनेट एट द सेम टाइम, तो अपने को ये बनाना है डायग्राम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको मैं बना देता हूं यहां से एरो से, समझ में आया तो नहीं होगा, इसमें यही दिक्कत है कि अगर दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठा तो फिर नहीं बैठता। H एंड I टर्मिनेट एट द सेम टाइम, ये भी हो गया, ठीक है। ये नेटवर्क बना है आपका, ये नेटवर्क बना है। अब देखो, अब आप सारी कंडीशन समझना, अब आप सारी कंडीशन समझना क्या दे रखा है, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखते जाना, हम इस चीज को यहां से रफ कर दे रहे हैं, ये जो पॉइंट मार्क किए है ना, एक एक पॉइंट को हम मार्क करके रफ कर दे रहे हैं। क्या होता है, नेटवर्क हमेशा जब बनाते हैं ना तो कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे लग रहा था प्रीसीड F नहीं होगा, तो चलो देखो क्या बोल रहा है, A और B सेम टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए, A और B सेम टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए, A और B सेम टाइम पर स्टार्ट है, A और B सेम टाइम पर स्टार्ट है, ठीक है, A और B सेम टाइम पर स्टार्ट है, कर दिया, मतलब हमारा 7th पॉइंट क्लियर। फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि E और C के बारे में इंफॉर्मेशन थी, E और C के बारे में इंफॉर्मेशन थी, दूसरी चीज थी कि D फॉलो करता है A को, तो देखो D यहां पर D किसको फॉलो कर रहा है, D के लिए आपका जो पाथ है वो क्या है, ये देन ये, तो D किसको फॉलो कर रहा है, A को, ठीक है, D किसको फॉलो कर रहा है, A को, ठीक है। तो D और A का रास्ता एक ही है, मतलब एक दूसरे से होके गुजरता है, तो यहां पर 5th पॉइंट भी हो गया। चलो फिर यहां पर हमारे पास था E फॉलोज और यहां पर था I,
तो ई फॉलो जे, तो ये जो ई है ये आपके ए को फॉलो कर रहा है, ई फॉलोज ए कर रहा है, समझ में आई बात, ई फॉलो कर रहा है ए को, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। बट प्रीसीड्स आई, प्रीसीड भी कर रहा है आई को, इससे हमने क्या कर दिया, आई को बाहर निकाल दिया। प्रीसीड मतलब आई इसके आगे है, आई इसके आगे है, ठीक है। चलो फिर जी फॉलो कर रहा है एफ को, जी फॉलो कर रहा है एफ को, चलो जी फॉलो कर रहा है, अभी जी वाला पॉइंट नहीं समझ में आएगा, उससे पहले देखो सी फॉलो कर रहा है बी को, इस पे आओ, सी फॉलो कर रहा है किसको, बी को, सी किसको फॉलो कर रहा है, बी वाले बात को, और प्रीसीड्स एच, एच आगे की तरफ जा रहा है, इससे आगे की तरफ क्या है, एच है, तो मतलब सेकंड पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। सी फॉलो करता है डी को, सी फॉलो करता है, क्योंकि डी हमने इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं बनाया कि डी को फॉलो किसको करवाना है, सी को, तो सी फॉलो करता है डी को, बट प्रीसीड्स एफ, एफ को प्रीसीड कर रहा है, एफ इससे आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया, तो मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ हो गया। जी फॉलो एफ, जी फॉलो करता है एफ को बट प्रीसीड्स आई, आई इसके आगे की तरफ जाएगा, आई इसके आगे की तरफ जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी पूरा हो गया, एच एंड आई टर्मिनेट्स एट द सेम टाइम, एच और आई को टर्मिनेट कर दिया सेम टाइम पर, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर टर्मिनेट हो रहे हैं, ये आपका नेटवर्क डायग्राम बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, नेटवर्क डायग्राम बनेगा। अब नंबरिंग के लिए देख लेना, अब नंबरिंग के लिए देख लेना, नंबरिंग के लिए जब देखते हो तो सबसे पहले आपने किसकी नंबरिंग की, इसकी, ये तो एक हो गया, ये तो इनिशियल इवेंट था ना, इसको एक दे दिया। अब देखते जाना सूर्यवंत और जिनको भी डाउट था और एक दो जनों को डाउट था नंबरिंग में, तो देखते जाना एक। अब इस वाले पार्ट को हटा दो, अब इस वाले पार्ट को हटा दो, ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हटा दो, भूल जाओ इतना इतना पार्ट भी एग्जिस्ट करा। अब आपके सामने क्या बचा, एक और दो, ये इवेंट बचे, ये बचे आपके सामने, ये बचे, ठीक है, ये बचे। आपने क्या किया, इन दोनों से हटाया, तो ये दोनों ही आपके इवेंट थे, ये दोनों ही आपके इवेंट थे, एक को 2 दे दो और एक को 3 दे दो, एक को 2 दे दो और एक को 3 दे दो, क्लियर है, बात समझ में आई, क्लियर, यहां तक एक को 2 दे दिया, एक को 3 दे दिया। अब इनके भी जितने आउटगोइंग एरो थे वो हटा दिए, इनके भी जितने आउटगोइंग एरो थे, मतलब आउटगोइंग एरो, इनके भी जितने आउटगोइंग एरो थे वो हटा दिए, हमारे पास 3 बचे, 3 बचे। हमारे पास जा किधर से रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहे हैं आपके एरो, इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाले नंबर को क्या दे दोगे, 4, इसको दे दोगे 5, इसको दे दोगे 6, ठीक है। अब यहां पर कितना दे दोगे, 7, अब यहां पर कितना दे दोगे, 7, क्लियर है। क्लियर, event have been identified as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A is the start event, B occurs after A, C succeeds B and precedes L. C succeeds B and precedes L, but restrains the occurrence of G. Restrains the occurrence of G. G occur नहीं हो सकता, ठीक है। D occurs after B, before K and restrains E, ठीक है। F succeeds C, precedes H and restrains E. E succeeds B but precedes J. H precedes L and restrains J. L occurs after J but before K. M succeeds K. Draw a PERT network, ठीक है। G succeeds F and precedes J. यही है, आपको क्या करना है, PERT नेटवर्क ड्रॉ करना है,
इस क्वेश्चन में अगर कोई गलती होगी तो देखेंगे। क्या बोल रखा है, इस बार आपको एरो पर नहीं शो करना है, ध्यान देना। इस बार आपको जो ए बी सी एंड डी दिखाओगे वो आपको किस पर दिखाना है, इसमें दिखाना है। इस बार आपको नंबर नाम किसका दिया हुआ, इवेंट का नाम दिया हुआ है, ध्यान दोगे। इस बार आपको नाम किसका दिया हुआ है, इवेंट के नाम दिए हुए हैं। तो इस बार जो चीज आप दिखाओगे, इस बार जो चीज आप दिखाओगे वो क्या होगी, वो इवेंट होगा, ठीक है। इस बार जो चीज आप दिखाओगे वो क्या दिखाओगे, इवेंट दिखाओगे, ठीक है। एक बार इसका बताते रहना मेरे को क्या है, नहीं तो मैं इसकी एक फोटो ले लूं, एक फोटो ले लूं, आगे बनाने में इधर इजी रहेगा हमें देखने में, ठीक है। मैं इसकी एक फोटो ले लेता हूं, हाँ ये लो, कहाँ गया, ठीक है। इसकी एक फोटो ले लेते हैं क्वेश्चन की, बनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ चलो बनाते हैं। क्या दे रखा है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दे रखा है जिसमें हमें, आप लोग भी अगर है, आप लोगों के पास भी मोबाइल, अगर टैब से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, एक फोटो ले लो क्योंकि अगले पे बनेगा ये पूरा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक इवेंट दे रखा है। हमें क्या क्या बोल रखा है, ए इज द स्टार्ट इवेंट। ए को क्या बोल रखा है, ए को क्या बोल रखा है, स्टार्ट इवेंट बोल रखा है। बनाओ, ए इज द स्टार्ट इवेंट, ए इज द स्टार्ट इवेंट। बना दिया हमने, क्या बना दिया, स्टार्ट इवेंट बना दिया। चलो, ए इज द स्टार्ट इवेंट, ठीक है, न्यू स्लाइड पे बनाएंगे, ठीक है, न्यू स्लाइड पे बनाएंगे, ए इज द स्टार्ट इवेंट। अब ये बोला कि बी अकर्स आफ्टर ए, बी कब अकर हो रहा है, आफ्टर ए। तो अब हमें एक्टिविटी के एक्टिविटी नहीं दे रखी है, हमें इवेंट दे रखा है। तो अब हम जितनी भी चीज, जितनी भी मार्किंग करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इवेंट के लिए करेंगे। तो ये जो इवेंट है, ये जो दे रखा है, ये बी इवेंट हो गया, जस्ट आफ्टर ए, बी इवेंट जस्ट आफ्टर ए। क्लियर है। अब ये बोला सी सक्सीड्स बी, सी सक्सीड्स बी एंड प्रीसीड्स एल, ठीक है, प्रीसीड्स एल, मतलब इसके आगे, अगर इसके मतलब अगर मैं बोलूं सी इवेंट अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना हमें क्या बोल रखा है, सी सक्सीड्स बी, सी क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है बी को, ठीक है, मतलब बी पीछे रह जाएगा सी के, बी पीछे रह जाएगा सी के, और क्या बोल रखा है, प्रीसीड्स एल। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक सी इवेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके पीछे रहने वाला इवेंट जो होगा, जिसके पीछे रहने वाला इवेंट होगा वो तो बी होगा, जिसके पीछे रहने वाला इवेंट होगा वो बी होगा, और जिसके आगे रहने वाला जो इवेंट होगा, जिसके आगे रहने वाला जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा, एल होगा। समझ गए क्या लैंग्वेज है। क्या दे रखा है, सी सक्सीड्स बी एंड प्रीसीड्स एल, प्रीसीड्स एल बट रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी। अब यहां पर जहां पर भी आपको रेस्ट्रेंस की नीड आएगी वो हम देखेंगे उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। अभी हमने आधा पार्ट कर दिया, कितना कितना पार्ट कर दिया हमने, पहला पॉइंट ड्रॉ कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा सी सक्सीड्स बी एंड प्रीसीड्स एल, इतना पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो, डी अकर्स आफ्टर बी, इसने क्या बोला कि आपको क्या बोला कि डी अकर्स आफ्टर बी, मतलब डी ही बी के बाद में अकर होता है। इसका मतलब डी कुछ ऐसे अकर हो रहा होगा, डी कुछ ऐसे अकर हो रहा होगा, ये लो, डी कुछ ऐसे अकर हो रहा होगा बी के बाद में, ये लो डी अकर हो गया, ठीक है, डी अकर हो गया बी के बाद में। तो मतलब अभी तक हमने कितना पार्ट कर दिया, डी अकर्स आफ्टर बी, इतना पार्ट कर दिया। बट बिफोर के क्या बोल रखा है कि बिफोर प्रीसीड्स, एक ही बात है, बिफोर प्रीसीड्स एक ही बात है, मतलब इसके आगे जो जनरेट होने वाला है, इसके आगे जो जनरेट होने वाला है वो कौन सा होगा, के होगा। इसके आगे जो इवेंट बनेगा वो कौन सा इवेंट बनेगा, के इवेंट बनेगा। इसके आगे कौन सा इवेंट बनेगा, के इवेंट बनेगा। बना दिया। तो मतलब हमने इतना इतना पार्ट भी खत्म कर दिया। एंड रेस्ट्रेंस ई, एक बार छोड़ दो इसको कि ये ई को रेस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, ई को रेस्ट्रेन कर रहा है, इस वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया अभी तक, रेस्ट्रेन वाला पार्ट आगे दिखाऊंगा। अब क्या है, एफ सक्सीड्स सी, मतलब एफ सक्सीड्स सी और प्रीसीड्स एच, मतलब एफ के आगे, देखो ध्यान से, एफ सक्सीड सी, सुनना ध्यान से, क्या बोल रखा है,
कि एफ है वो सक्सीड कर रहा है सी को, मतलब सी पीछे होने वाला इवेंट है एफ के, सी पीछे होने वाला इवेंट है एफ के, तो बना देते हैं। ये लो, सी पीछे होने वाला इवेंट है एफ के। ठीक, अभी तक हमने इतना बनाया, सी सक्सीड्स, क्या दे रखा था, सी हमने क्या लिखा, एफ सक्सीड सी, ठीक है, बट प्रीसीड्स एच। अब इसके बाद में क्या बनेगा कि एक एच इवेंट आएगा, एक एच इवेंट आएगा। ये लो एच इवेंट बना देते हैं, एच इवेंट बना देते हैं। ये लो एक एच इवेंट बना दिया हमने। ये क्या बना दिया, एक एच इवेंट बना दिया, बना दिया। चलो यहां तक बात समझ में आई ना, एच इवेंट बना दिया। तो हमने कहां तक का काम खत्म कर दिया, हमने ई सक्सीड्स यहां तक, एफ सक्सीड सी प्रीसीड्स एच, एफ सक्सीड सी प्रीसीड्स एच, यहां तक का काम हमने खत्म कर दिया। अब क्या बोल रखा है कि ई सक्सीड्स बी बट प्रीसीड्स जे। अब ई क्या कर रहा है, बी को सक्सीड कर रहा है, ई क्या कर रहा है, बी को सक्सीड कर रहा है। तो ई जब बी को सक्सीड करेगा, बी को सक्सीड करेगा, तो ये इससे पहले होने वाला इवेंट रहेगा। ये लो ई क्या करेगा, ये लो, ये आपका कौन सा इवेंट हो गया, ई सक्सीड्स बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको, ई सक्सीड्स बी बट प्रीसीड्स जे। चलो जे को प्रीसीड करा देते हैं। ये लो, आपने क्या कर दिया, जे को प्रीसीड करा दिया, जे को प्रीसीड करा दिया। ई सक्सीड्स बी बट प्रीसीड्स जे, हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक, मतलब हमने इस वाले पॉइंट पे भी काम कर लिया। ई सक्सीड्स बी बट प्रीसीड्स जे, एच प्रीसीड्स एल, एच किसको प्रीसीड कर रहा है, एल को, बट रेस्ट्रेन किसको कर रहा है, जे को। एच प्रीसीड्स एल, मतलब हमने क्या बोला कि जो एच है वो हमारा प्रीसीड कर रहा है एल को, एच है जो हमारा वो प्रीसीड कर रहा है एल को। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल है वो हमारा किधर बनना चाहिए, थोड़ा सा आगे बनना चाहिए। एल जो है हमारा थोड़ा सा आगे बनना चाहिए, ताकि हम इसके बीच में रिलेशन दिखा सकें। ठीक है, क्लियर है। तो एल हमारा यहां बन गया, ये लो, कोई दिक्कत, इन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन दिखा दिया। एच प्रीसीड कर रहा है एल को, एच प्रीसीड कर रहा है एल को, क्लियर है। तो मतलब हमने ये वाला पॉइंट भी मार्क कर दिया, एच प्रीसीड कर रहा है एल को। रेस्टेंस जे, अभी रेस्टेंस वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। एल अकर्स आफ्टर जे, एल जो है वो जे के बाद में अकर होता है, एल अकर्स आफ्टर जे, ठीक है, एल अकर्स आफ्टर जे। अब देखना ध्यान से कि एल बाद में अकर हो रहा है, एल बाद में अकर हो रहा है जे के, ये लो, एल बाद में अकर हो रहा है जे के, बट अभी हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, यहां पर दिखा देते ताकि थोड़ा सा डायग्राम सही लगे। अभी देखो ये गलतियां मैं तो यहां पर मार्क कर दे रहा हूं, आप लोग कैसे करोगे इस सारी चीज को, इसलिए तसल्ली से डायग्राम बनाए जब भी बनाए, ठीक है। बग ये रिलेशनशिप जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लोगे तब आएगी आप में। ये जो पार्ट हम मार्क कर रहे हैं बार बार, हमें हमसे ये गलती हो रही है, ये हमारे पास बाद में आएगी। हमने लास्ट पॉइंट क्या किया, एल अकर्स आफ्टर जे, ठीक है, एल अकर आफ्टर जे, एम सक्सीड्स के, एम सक्सीड्स के, मतलब एम इसके आगे आएगा के, एम इसके आगे आएगा के, चलो एम सक्सीड्स के, ये लो एम सक्सीड्स के बना देते हैं। ये लो एक एम इवेंट बना दिया, एम इवेंट बना दिया, ठीक है। जी सक्सीड्स एफ एंड प्रीसीड्स जे, जी सक्सीड्स एफ, जी क्या कर रहा है, जी सक्सीड्स एफ, ठीक है, एंड
प्रीसीड्स जे, जे को प्रीसीड कर रहे हैं, मतलब जी सक्सीड करेगा एफ को, ठीक है। और जे कहां गया अपना, जे इवेंट कहां गया, ये रहा। तो मतलब जी कुछ यहां एग्जिस्ट करेगा एफ और जे के बीच में, कोई रेस्टेंट दे रखा है, जी सक्सीड्स एफ एंड प्रीसीड्स जे, ये लो, जी सक्सीड्स एफ एंड प्रीसीड्स जे, जी ये बनाते हैं जी, ये क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है एफ को, ठीक है, बट प्रीसीड कर रहा है जे को, ठीक है। जी सक्सीड्स एफ एंड प्रीसीड्स जे, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंड प्रीसीड्स जे, जी सक्सीड कर रहा है एफ को एंड प्रीसीड्स जे, मतलब हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। एम सक्सीड्स के, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या है, एल अकर्स आफ्टर जे, एल अकर्स आफ्टर जे, हमने ये वाला कर दिया ना बिफोर के वाला पार्ट, बट बिफोर के, ठीक है, एल अकर्स आफ्टर जे, एल अकर्स आफ्टर जे बट बिफोर के, बट बिफोर के। अब देखो ध्यान से, बिफोर के में क्या गड़बड़ है, के से पहले होना चाहिए एल का इवेंट, मतलब इसका मतलब या तो आप एक ऐसा एरो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये इसको मैं उठा के आगे रख देता हूं, यहां पर इसको मैं उठा के थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, ये लो, ठीक है। ये हो गया कि एल यहां पर बिफोर के हो जाना चाहिए, तो ये आपका अभी तक का रिलेशन हो गया, ठीक है, बट बिफोर के यहां तक का हो गया, तो मतलब 8th पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया। अब देखो, अब ऊपर से चलते हैं वापिस, रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी, जी के अकरेंस को रेस्ट्रेन कर रहा है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, हम ये बोल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट है ना, सी सक्सीड्स बी एंड प्रीसीड्स एल, सी बी को सक्सीड कर रहा है बट एल को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है, एल को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। बट ये जो सी है, अब देखना ध्यान से, आपका नेटवर्क गलत भी हो सकता है, कहीं से गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपने अब रेस्ट्रेंस वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बट रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी, मतलब कि जब तक सी अकर नहीं हो सकता, जब तक आपका यहां पर सी अकर नहीं होगा, तब तक आपका जी भी अकर नहीं हो सकता, तब तक आपका जी भी अकर नहीं हो सकता। इसका मतलब सी और जी में एक रिलेशन आएगा, सी और जी में एक रिलेशन आएगा, और जितने भी रेस्ट्रेंस के रिलेशन है, जितने भी रेस्ट्रेंस के रिलेशन है, वो हम किससे दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं डमी एक्टिविटी से, वो हम किससे दिखाते हैं, डमी एक्टिविटी से, ठीक है। तो मतलब हमारा जो यहां डायग्राम बना है, ये वाला, हमारा जो यहां डायग्राम बना है ये वाला, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब हमें इस जी के रिलेशन को प्लॉट करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये बोलना है, देखो ध्यान से, क्या बोला है कि सी है वो एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर जब तक सी अकर नहीं होगा तब तक जी अकर नहीं हो सकता, तब तक जी अकर नहीं हो सकता, तो ये लो, तब तक जी अकर नहीं हो सकता, तो ये लो जी को अकर करा दिया सी के रेस्पेक्ट में, ये रेस्टेंड कर रहा था, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारा ये वाला पॉइंट पूरा होता है, हमारा ये वाला पॉइंट, हमारा थर्ड वाला पॉइंट पूरा होता है, रेस्टेंस द अकरेंस ऑफ जी, ठीक है, रेस्टेंस द अकरेंस ऑफ जी। अब यहां पर आपके पास जी किसको सक्सीड कर रहा था, एफ को, जी किसको सक्सीड कर रहा था, एफ को, और फिर प्रीसीड किसको कर रहा था, जे को, जी सक्सीड किसको कर रहा था, एफ को, और प्रीसीड कर रहा था, जी सक्सीड कर रहा था एफ को, ये लो, ये जो एरो है वो आपके यहां ऐसे बन जाएंगे, जी सक्सीड कर रहा था एफ को और प्रीसीड कर रहा था वो जे को, तो किसी और के ऊपर से नहीं जा सकता, तो आपके साथ में रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर,
ठीक है, ध्यान देना। क्लियर है यहां तक? अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ फटाफट। अगर कहीं से नहीं आ रहा तो मैं इसको फिर से बताता हूं, ताकि थोड़ी थोड़ी अभी और भी रेजिस्टेंस वाली कंडीशन लेनी है। पहले ये बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा ऐसा? एफ को ऊपर जी को नीचे कर दीजिए। अभी रुको, अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया आपको, ये हटा देते हैं, ये लो ये हटा देते हैं, आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। अभी तक हम वापस एक बार सारी कंडीशंस को वापस देख लेते हैं, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस की कंडीशन छोड़ के आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की कंडीशन छोड़ दी थी, अब रेजिस्टेंस की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट से चल रहे हैं वापस। क्या दे रखा है? ए इज द स्टार्ट इवेंट। ए इज द स्टार्ट इवेंट, हमने काम खत्म कर दिया। ए इज द स्टार्ट इवेंट, हमने काम खत्म कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? बी स्टार्ट आफ्टर ए, बी स्टार्ट आफ्टर ए, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? सी सक्सीड्स बी, सी बी को सक्सीड कर रहा है, बट सी बी को सक्सीड कर रहा है एंड प्रीसीड्स एल, एल को प्रीसीड कर रहा है। तो यहां पर मैं इसके ये लिखता जाऊं क्या, ये सक्सीड और प्रीसीड, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये लो, अगर मैं कहीं पर सक्सीड लिख रहा हूं तो ये, और ये लो प्रीसीड लिख रहा हूं तो मतलब आगे की तरफ, ठीक है। बट रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी, मतलब जो सी है उसने रेस्ट्रेंट कर दिया कि जब तक सी नहीं होगा जी अकर नहीं हो सकता। तो हमने इसके साथ एक डमी एक्टिविटी का रिलेशन बना दिया, ठीक है। आज पहली बार तो आप क्लास में दिखे हो, और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि कब तक आपका सब्जेक्ट फिनिश हो सकता है। तो या तो मैं 1 मिनट में करवा दूं, या मैं इसको आराम से समझा के करवाऊं, बट आपके यूकेपीएससी जेई एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो देखना, यहां पर रेस्ट्रेन वाली कंडीशन भी लगा दी। तीसरा क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है? डी अकर्स आफ्टर बी, डी अकर्स, डी क्या है आपका? डी अकर्स आफ्टर बी, बी के बाद में कौन सा अकर होता है? डी, ठीक है। बिफोर के, के से पहले होता है, ठीक है, यहां तक की कंडीशन। फिर एंड रेस्टेंस ई, ई के जनरेशन को रेस्टेंड करता है, ई के जनरेशन को ये क्या कर रहा है? रेस्टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये तब तक नहीं हो सकता है ई, जब तक आपका डी पूरा नहीं हो जाए, जब तक आपका डी पूरा नहीं हो जाए। समझ में आई बात? मतलब आपको क्या दे रखा है? डी अकर्स आफ्टर बी, सुनना ध्यान से, डी अकर्स आफ्टर बी मतलब ये इसका सक्सेसर है, ये इसका प्रीसीडर्स है। डी अकर्स आफ्टर बी, और इसके आगे क्या है? बिफोर के से पहले जनरेट होता है। रेस्ट्रेंस ई, अब ई को रेस्ट्रेंट कर रहा है, ई को डायरेक्टली तो रेस्ट्रेंट कर नहीं सकता, ई को डायरेक्टली रेस्ट्रेंट नहीं कर सकता, तो इसको किधर से जाना होगा? इधर से डी से सी की तरफ जाना होगा, डी से सी की तरफ जाना होगा, और सी से एफ की तरफ, और एफ से ई। मतलब हमने एक ये रिलेशन बना दिया कि अब कंडीशन क्या आ गई कि देखो ई के अकर होने के लिए एफ का होना जरूरी है, एफ के अकर होने के लिए सी का होना जरूरी है, और सी के अकर होने के लिए डी का होना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? ई के अकर होने के लिए डी का होना जरूरी है। क्या हो गया? ई के अकर होने के लिए डी का होना जरूरी है। समझ में आ गई बात? आपको ये रेस्ट्रेन वाला पॉइंट समझ में आया? फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट दे रखा था, जो फोर्थ पॉइंट कह रहा था कि डी अकर्स, देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था आपका? फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा था? फोर्थ पॉइंट कह रहा था कि डी अकर्स आफ्टर बी, बिफोर के से पहले होना चाहिए और रेस्ट्रेन करना चाहिए ई को। फोर्थ पॉइंट अब समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट अब समझ में आ गया? क्लियर है? चलो फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। हाँ, अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। एफ सक्सीड सी, एफ क्या है? एफ सी को सक्सीड कर रहा है, ये लो एफ सक्सीड सी, ठीक है। फिर क्या बोला? बट प्रीसीड्स जे, बट प्रीसीड्स जे,
एफ क्या कर रहा है, जे को प्रीसीड कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, जे को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, एफ प्रीसीड कर रहा है जे को, एफ प्रीसीड कर रहा है जे को, इसमें एफ प्रीसीड कर रहा है जे को, तो ये इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, एफ प्रीसीड कर रहा है जे को, इस जे की जगह हमारे नेटवर्क में क्या फंस रहा है, अगर हम जे तक जाना है तो हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं बना के, ये मैं एक अलग कलर से बना रहा हूं ताकि इसको बाद में देख सकें, ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका, ये सक्सीड कर रहा था, ये आपका प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में एफ सक्सीड सी बट प्रीसीड, अरे रुको मैंने गलत पढ़ लिया क्या, गलत पढ़ा क्या, क्या दे रखा है, एफ सक्सीड्स सी बट प्रीसीड्स एच है, ओके सॉरी 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 सॉरी, एफ सक्सीड सी बट प्रीसीड एच है, ठीक है, एफ सक्सीड सी, एफ सक्सीड सी बट यहां पर प्रीसीड्स क्या कर रहा है, एच को कर रहा है, प्रीसीड्स एच को कर रहा है, मतलब हम कहां तक पहुंच गए, फिफ्थ पॉइंट तक पहुंच गए, यही होता है दोनों स्लाइड पे रहता है ना, एफ सक्सीड सी बट प्रीसीड्स एच एंड रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ ई, एंड रेस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ ई, मतलब ई यहां पर क्या हो रहा होगा, अकर, ई को क्या मिल रहा होगा, रेस्ट्रेंस मिल रहा होगा, कि ई अकर होने से पहले, ई अकर होने से पहले रेस्ट्रेंस द ई अकरेंस ऑफ, यहां पर आपके पास क्या हो गया, रेस्ट्रेंस द, रेस्ट्रेंस ई, ठीक है, ई को रेस्ट्रेंट कर रहा है कि मतलब ई तब तक जनरेट नहीं हो सकता जब तक एफ नहीं हो, ई जब तक जनरेट नहीं हो सकता जब तक एफ नहीं हो, ठीक है, जब तक एफ नहीं हो, तो आपका यहां पर ये रिलेशन बन रहा है कि ई तब तक नहीं हो सकता जब तक एफ पूरा नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब ई किसको सक्सीड कर रहा है, ई सक्सीड कर रहा है बी को, सिक्स पॉइंट में प्रीसीड कर रहा है जे को, यहां तक भी सही है, ई सक्सीड कर रहा है बी को, प्रीसीड कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है किसको, जे को, यहां तक भी हो गया, चलो ठीक है, एच प्रीसीड्स एल, एच, एच क्या कर रहा है, एच प्रीसीड्स एल, ठीक है, एच प्रीसीड्स एल एंड रेस्ट्रेंस जे, जे को रेस्ट्रेन कर रहा है, एच प्रीसीड्स एल बट जे उससे पहले नहीं हो सकता जब तक एच नहीं हो, जब तक एच नहीं हो, ये लो, ये रिलेशन आ गया, क्लियर है, फिर एल अकर्स आफ्टर जे, एल अकर्स आफ्टर जे, ये हो गया एल अकर्स आफ्टर जे बट बिफोर के से पहले होना चाहिए एल, एल जे के तो बाद होगा, एल जे के तो बाद होगा, ये इसका सक्सेसर हो गया, ये इसका प्रीडिसर्स हो गया, प्रीसीडर्स हो गया, एम सक्सीड्स के, ये लो एम, एम क्या कर रहा है, सक्सीड्स के, ठीक है, ये लो एम सक्सीड्स के, जी सक्सीड्स एफ, जी जो सक्सीड्स है, जी क्या कर रहा है, सक्सीड्स एफ को कर रहा है, ठीक है, एंड प्रीसीड्स जे को कर रहा है, जे तो प्रीसीड नहीं हो सकता इसमें, एच होना चाहिए, ये गलती है, यहां पर प्रीसीड्स जे को करेगा तो यहां पर आपको इसको नीचे बनाना पड़ेगा, और नीचे बनाओगे तो ओवरलैप आएगा, यहां पर एक गलती है क्वेश्चन में कि इसको प्रीसीड करना पड़ेगा, जी प्रीसीड्स एच, तो मतलब यहां पर आपके पास में क्या गलती है, यहां पर जे की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर जे की जगह आपका आना चाहिए एच एंड प्रीसीड्स एच, तब आपका ये डायग्राम सही बैठेगा, एच रेस्टेंस जे वाला डमी होगा, एच रेस्टेंस जे वाला डमी होगा, एक मिनट रुको, कौन सा वाला पॉइंट, एक बार पॉइंट बोलो अरुणेश, तो इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं, कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हो, रेस्टेंस जे, एच प्रीसीड्स एल, ठीक है, एच प्रीसीड कर रहा है एल को, और
क्या दे रखा है यहां पर, एंड रेस्ट्रेंस जे के अकरेंस को रेस्ट्रेन कर रहा है। हाँ, यहां पर डमी होगा, यहां पर क्या होगा, डमी होगा। ये लो, ये लो। अब डमी में डायरेक्शन तो आप दिखाई दोगे, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। हाँ, जे को एच करो, गलती है वो उसमें, क्योंकि अदरवाइज बैठेगा ही नहीं। जी सक्सीड कर रहा है एफ को, और प्रीसीड किसको करेगा, एच को ही करेगा, जे को कर ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है। जे को एल कह सकते हैं, जे को एल क्यों कह सकते हैं, जे को है तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं बन रहा ना, वहां कुछ मिसटाइप होगा, वहां कुछ मिसटाइप होगा, इसलिए। क्योंकि अब अगर हमें यहां पर करना होगा तो ब्रिजिंग करना होगा, ब्रिजिंग एक्टिविटी करनी होगी, जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम ब्रिजिंग एक्टिविटी को जहां तक होता है, मैंने लिखाया है कि ब्रिजिंग एक्टिविटी को जहां तक होता है वो हम रिमूव करते हैं, जहां तक होता है हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसकी जगह सिंपल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर अगर जे अकरेंस होना है तो हम ये कर सकते हैं कि एच अकर हो जाए जी के बाद में, फिर जे के अकरेंस के लिए एच की कंपलसरी कर देते हैं, एच को कंपलसरी कर देते हैं। यह हमारा रेस्टेंस का रिलेशन भी है। क्लियर है? तो थोड़ा सा जैसे जैसे बड़े नेटवर्क बनते जाते हैं, अब आपके पास जो एग्जाम में आता है, आप जब अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम वगैरह कुछ भी देते हो, तो ये सारी चीज 10 में जे के प्लेस पे एल बोल रहे हैं, 10 में जे के प्लेस पर एल बोल रहे हैं, जे के प्लेस पर एल बोल रहे हैं, एल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो इधर बन जाएगा ये रो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरुणेश अगर आप इधर करते हो तो इधर बन जाएगा एरो, ये वाला हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऊपर की कोई कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, ऊपर की कोई कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ समझ में आया? इसको फिर से बनाना पड़ेगा ना, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ समझ में आया ना? ठीक है, अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा हमें सीखने के लिए। तो जहां पर भी रेस्टेंस हो वहां आपको डमी का यूज ले लेना है। अब आपका इस तरीके से नेटवर्क पूरे होते हैं, ऐसे बनते हैं नेटवर्क। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस में कौन सी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है? हाँ, हाँ कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। थोड़ा समझ आ गया है? जैसे जैसे समझ लोगे इस चीज को। क्या दे रखा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड इन प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस? इनमें से कौन सी टेक्निक को इसमें एनालिसिस में हम काम में नहीं लेते? इसका मतलब है ये है आपका सीपीएम, ये है आपका पर्ट मेथड, ये है प्रोसीजर नेटवर्क एनालिसिस, फोर्थ वन है मेजरमेंट बुक। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है अगर आपने सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो तो। थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया हो तो बहुत इजी चीज है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या हो जाएगा
आपका आंसर। जो पोल जिनके नहीं आया वो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या होगा कि जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, तो क्रिटिकल पाथ मेथड इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, इज वन ऑफ द मेथड। पार्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक इज द मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। प्रोसीजर नेटवर्क एनालिसिस, प्रोसीजर नेटवर्क एनालिसिस है, ये भी आपको जो नेटवर्क को एनालिसिस करने की जो टेक्निक होती है, जिस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक क्या करती है? मेजरमेंट बुक किस लिए काम आती है? आपके पास एक होती है मेजरमेंट बुक, एक होती है अब्स्ट्रैक्ट शीट। मेजरमेंट बुक क्या काम आती है? ये आपको क्वांटिटी देती है, ये आपको क्या देती है? क्वांटिटी प्रोवाइड करती है, आपने कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाता है? यहां पर आपके पास में डी आंसर हो जाता है, मेजरमेंट बुक। ठीक है, यहां पर आपके पास में कितना आंसर हो जाता है? डी आंसर हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात कि यहां पर हम मेजरमेंट बुक को क्यों लेंगे? चलो नेक्स्ट वन। यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है, यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड चैप्टर इज आवर पार्ट। अब हम एक मेथड उठा लिया नेटवर्क एनालिसिस का, दैट इज प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इस पार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, आपको ये याद रखनी है, पार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या होती है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? यहां पर हम प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके बाद मतलब प्रोजेक्ट को हम कैसे कैसे, किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम पार्ट काम में ले सकते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम सीपीएम मेथड काम में ले सकते हैं। या आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी होती है तो कौन से मेथड से एनालिसिस किया जाता है। आपको लगता है ना कि यहां पर टाइम बहुत लग रहा है, आपको लगता है यहां पर ये जल्दी हो जाना चाहिए, तो वहां पर वो डिपेंड करता है कि कौन से मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है। आपको ये जो मैंने नाम लिखा है बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर आपके पास क्या होता है, इसी से ये क्वेश्चन बन जाता है। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है? पर्ट स्टैंड्स फॉर, आपको क्या बन जाता है क्वेश्चन? पर्ट स्टैंड्स फॉर, पर्ट का फुल नेम क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। पहले हम प्रोग्राम को क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे, फिर फाइनली हम उस पर रिजल्ट देते हैं। मतलब ये किसके लिए काम आ जाएगा? आपके R&D प्रोजेक्ट के लिए। आपके किसके लिए काम आ जाएगा? R&D, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट है जहां पर रिसर्च हो रही हो, वहां पर हम पर्ट मेथड का काम, पर्ट मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, वहां पर हम पर्ट मेथड को काम में लेते हैं। पर्ट किस लिए होता है? बेसिकली जहां पर आपके पास अनसर्टेनिटीज ज्यादा हो, मतलब अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितताएं ज्यादा हो, जहां पर आप श्योर नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रिसेंट में आप सभी ने कोरोना टाइम सबने देखा है, कोरोना टाइम सबने देखा है। तो कोरोना के टाइम हुआ क्या था कि एक्चुअली कोरोना के टाइम जो पर्सन्स थे जिनको भी मेडिसिन वगैरह की, वो मेडिसिन बना रहे थे, जो भी इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो वो कैसे बना रहे थे उस चीज को? तो उस पे क्या था? बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लिया जा रहा था। बार बार क्या किया जा रहा था? हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लिया जा रहा था। जब हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं ना, जहां पर हमें रिजल्ट की श्योरिटी नहीं होती, जहां पर हम टाइम की सर्टेनिटीज नहीं होती, वहां पर हम इस मेथड को काम में लेते हैं, वहां पर हम इस मेथड को काम में लेते हैं। तो जब भी किसी नई मेडिसिन का बनना, नई मेडिसिन का बनना, या किसी चीज को, किसी चीज के एनालिसिस के लिए, किसी चीज के एनालिसिस के लिए बार बार हिट एंड ट्रायल लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई हथियार बनाना है, अगर हमें कोई परमाणु बम बनाना है, अब हम बना चुके हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि उसमें हमें अभी रिसर्च की जरूरत नहीं है, उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है।
ठीक है। बट जब भी किसी चीज को इंप्रूव करना होगा, एग्जिस्टिंग जो उसकी कंडीशंस है उससे इंप्रूव करना होगा, तब हमें पर्ट की नीड आती है। तब हमें क्या आती है? पर्ट की नीड आती है। क्लियर है? तो जब भी किसी चीज में अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितताएं हो, फिक्स नहीं हो, तब हम पर्ट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? पर्ट मेथड आ गया। ठीक है, चलो लिखे पॉइंट इसके। अब इसके पॉइंट लिखें। पर्ट किसके लिए होता है? पर्ट स्टैंड्स फॉर पहला पॉइंट, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू एंड टेक्निक। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? पर्ट जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? पर्ट किसके लिए स्टैंड करता है? पर्ट की फुल फॉर्म क्या हो गई? कि प्रोग्राम को इवेल्युएट करेंगे, रिव्यू करेंगे और टेक्निक देंगे। मतलब जिस टेक्निक से हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पूरे को पर्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है। अगर हमें कहीं पर प्लान्ड काम करना है, कहीं पर हमें क्या करना है? प्लान्ड काम करना है, टारगेटेड काम करना है, कंट्रोल्ड काम करना है, इंटीग्रेटेड वर्क करना है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर हम पर्ट मेथड को यूज लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग के साथ काम करना है तो विच कैन बी अप्लाइड टू एनी फील्ड, विच कैन बी अप्लाइड टू एनी फील्ड। मतलब हम किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम कंस्ट्रक्शन में ही करें, ठीक है, बट अगर उसमें हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हो, कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी फील्ड रिक्वायरिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड integrated work to accomplish the project। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर हमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इंटीग्रेटेड वर्क की रिक्वायरमेंट है, तब हम पर्ट करते हैं, तब हम पर्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तब हम पर्ट मेथड का यूज करते हैं। अब यहां पर क्या होता है? टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और टाइम यहां पर मोस्ट इसेंशियल फैक्टर होता है पर्ट में। टाइम क्या होता है? मोस्ट एसेंशियल फैक्टर होता है पर्ट में। तो यहां पर टाइम क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर होगा। टाइम क्या कर सकता है? आपका वेरी करता है। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटीज किस में होती है? यहां पर टाइम में होती है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल, टाइम इज द मोस्ट essential and important parameter in PERT। टाइम क्या है आपका? PERT में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और बहुत ही एसेंशियल है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? एसेंशियल पैरामीटर है जो क्या करता है? विच अफेक्ट द, या विच हेल्प्स, या विच अफेक्ट द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसा कर दो, विच अफेक्ट्स द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो आपकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जो आपकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग है उसको क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा। टाइम एक इसेंशियल पैरामीटर होता है यहां पर। ठीक है,
मोस्टली यूज फॉर PERT मोस्टली यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब पर्ट का ज्यादातर यूज कहां होता है? R&D प्रोजेक्ट में। इसको रिसर्च एंड डेवलप को क्या लिखा हुआ आ जाता है? यहां पर R&D लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ आ जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां पर लिखा आ जाता है। R&D में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां तक भी हो गया। अब यहां पर टाइम की अनसर्टेनिटीज कंसीडर करने के लिए, ठीक है, टाइम की अनसर्टेनिटीज कंसीडर करने के लिए यहां पर हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक हम प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे। तो एक आपके सामने क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी। मतलब हमने क्या बोला? टाइम इज द मोस्ट इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट, या हम इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, यहां पर हम इसके लिए यहां पर क्या यूज ले सकते हैं? बेसिक वेरिएबल पैरामीटर। सबसे वेरिएबल पैरामीटर होता है ये बेसिक वेरिएबल पैरामीटर इन पर्ट विच अफेक्ट्स द, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीजों को वो क्या कर रहा होगा? अफेक्ट कर रहा होगा। इसीलिए पर्ट को किस में काम में लिया जाता है? जब भी हम पर्ट की बात करते हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम में लिया जाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम में लिया जाता है। अब टाइम एस्टिमेट फॉर द एक्टिविटी, टाइम एस्टिमेट फॉर द एक्टिविटी इज डन बाई, टाइम estimate for the activity is done by following approach। जो टाइम एस्टिमेट करना उसके लिए अप्रोच तो चाहिए। तो टाइम एस्टिमेट हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में नाम दिखा रहा है आपका, नाम क्या कह रहा है कि जब हम उसको डिटरमाइन कर सके, जब हम उसको क्या कर सके? डिटरमाइन कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब हमारे पास किसी चीज को कब डिटरमाइन कर सकते हो? किसी चीज को कब डिटरमाइन कर सकते हो? जब हमें उसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज हो जाए। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या हो जाए? सफिशिएंट नॉलेज हो जाए। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि जब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज हो जाता है किसी भी एक्टिविटी का, जब भी सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, वहां पर हम क्या करते हैं? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पर हमें नॉलेज होगा, जहां पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वहीं पर हम काम करेंगे। तो यहां पर सफिशिएंट नॉलेज अबाउट, sufficient knowledge about completion of an activity। मतलब आपको अगर सफिशिएंट नॉलेज है एक्टिविटी का तो कंप्लीट होने का, तो आप क्या करोगे? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच काम में लोगे। ठीक है, तो सर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या कब काम में लेंगे? जहां पर आपको ज्यादा आइडिया नहीं हो, जहां पर आपको ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ये कब काम में लेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हम कब काम में लेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, सफिशिएंट नॉलेज अबाउट। अब यहां पर आपके पास ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब आप यहां पर क्या बोलोगे कि नॉट मच आइडिया अबाउट not much idea about completion of an activity।
एक मिनट रुकना, चालू रखना। तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, नॉट मच आइडिया अबाउट कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब आपको एक्टिविटी का, जो एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, किसके बारे में बात करोगे, तब आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लगाओगे। ठीक है, अब ये जो जितनी भी बात हो रही है ना, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब यहां पर आप बात कर रहे हो कंप्लीशन टाइम के बारे में, यहां पर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कंप्लीशन टाइम के बारे में। यहां पर भी आपने जो बात की है, दिस वन इज फॉर कंप्लीशन टाइम, ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि एक्टिविटी का अगर कंप्लीशन टाइम का आपको आइडिया है तब तो आप क्या लगाओगे, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच लगाओगे, अदरवाइज आप क्या लगाओगे, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लगाओगे। ठीक है, आप क्या लगाओगे, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लगाओगे यहां पर। तो आपके पास दो टाइम अप्रोच है, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, तो यहां पर पार्ट में बताओ, पार्ट में बताओ कि आपके पास में कौन सी अप्रोच काम आनी चाहिए, पार्ट में कौन सी अप्रोच काम आएगी, पार्ट में डिटर्मिनिस्टिक काम आएगी, प्रोबेबिलिस्टिक काम आएगी, बताओ जल्दी से। पार्ट जो मेथड है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक, इसमें आप कौन सी अप्रोच काम में लोगे, मतलब आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच काम में लोगे या डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच काम में लोगे, बताओ। पार्ट में आप कौन सी अप्रोच काम में लोगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पार्ट फॉलोज, पार्ट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, पार्ट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्यों फॉलो करता है, क्यों फॉलो करता है, कौन सी काम में आएगी, पार्ट फॉलोज डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, क्योंकि मैं पीछे क्या लिखा के आया हूं, पीछे मैं क्या लिखा के आया हूं आपको, कि पार्ट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने क्या बात की, टाइम क्या है, बेसिक वेरिएबल है इसका, टाइम क्या है इसका, बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, बेसिक वेरिएबल है, इसीलिए हम टाइम के रेस्पेक्ट में हम यहां पर बात नहीं कर सकते, मतलब टाइम का हमें कंप्लीशन का कोई आइडिया नहीं होता, और कंप्लीशन का कोई आइडिया नहीं होता तो हम किस में बात करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में। तो इसका मतलब हम किसी एक्टिविटी को तब तक कंप्लीट नहीं मान सकते, हम तब तक किसी एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं मान सकते जब यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आ जाए, जब तक हम किसी पार्ट, जब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, इसका मतलब किसी भी एक्टिविटी को हम तब तक कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक वो इवेंट अकर नहीं हो जाए, जब तक वो इवेंट अकर नहीं हो जाए। इसीलिए एंड it is a it is an event oriented technique, it is an event oriented technique। मतलब ये क्या है, ये किस पर बेस्ड होती है, ये इवेंट पर बेस्ड होती है, ये किस पर बेस्ड होती है, ये इवेंट पर बेस्ड होती है। ये किस कैसी अप्रोच को फॉलो करता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब आपके पास ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का और एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक का। मतलब आपके पास यहां पर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्ट किसको फॉलो कर रहा है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को, और ये एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, ये एक टाइप की इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, क्योंकि यहां पर हम टाइम की श्योरिटी नहीं होती। टाइम हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कोई इवेंट अकर नहीं हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया इस पॉइंट का मतलब कि पार्ट किसको फॉलो करता है, क्लियर। चले आगे, चलते हैं आगे। टू टेक द टू टेक द
uncertainties in account PERT प्लानर्स, जो PERT को प्लान करते हैं, PERT प्लानर्स estimate 3 times as follows. PERT प्लानर्स क्या करते हैं, ये जो 3 टाइम हम आगे डिफाइन कर रहे हैं, इनको 3 काइंड्स ऑफ टाइम है, 3, इसको कर देना 3 टाइम्स है, इसको कर देना 3 काइंड्स ऑफ, थोड़ा सा सही लगेगा सेंटेंस, 3 काइंड्स ऑफ टाइम, 3 काइंड्स ऑफ टाइम एज फॉलोज, मतलब जो PERT को प्लान करेंगे वो लोग 3 टाइम को फॉलो करते हैं, 3 टाइप के टाइम को फॉलो करते हैं। कौन कौन से टाइम होते हैं उसके बारे में भी देख लो, सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर आ जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम, फिर आपके पास आ जाएगा यहां पर मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, क्या बताया, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक पेसिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, आपके पास 3 टाइम हो गए, ध्यान से देखना। ऑप्टिमिस्टिक में आप टाइम को क्या कर दोगे, टाइम को कम कर दोगे, टाइम को कम कर रहे हो, दैट मीन्स आप यहां पर रिसोर्सेज को ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर ये वो मिनिमम टाइम है, ध्यान से सुनना, ये वो मिनिमम टाइम है जब आप अपने एक्सट्रीम रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर दो, और टाइम आप क्या कर सकते हो, इससे कम टाइम में आप काम नहीं खत्म कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं एक स्लैब की कास्टिंग करनी है, क्या करनी है, स्लैब की कास्टिंग करनी है, समझना इस चीज को, स्लैब की कास्टिंग करनी है। मैंने क्या किया, स्लैब थी मेरी 4x6 मीटर की, क्या थी, 4x6 मीटर की। मैं उसको अगर जनरली नॉर्मल सिचुएशन में काम कर रहा हूं तो मैं 10 लेबर के साथ में, 10 लेबर और बाकी सारी चीजों के साथ में मैं इसको 8 दिन में खत्म करा सकता हूं, 8 डेज में, इसको 8 डेज छोड़ो, इसको 2 दिन में काम खत्म करा सकते हैं। ठीक है, आपने बोला रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर दो, रिसोर्सेज को और ज्यादा डिप्लॉय कर दो, तो आपने बोला 1 दिन में काम खत्म हो सकता है, आपने क्या बोला, 1 डेज में काम खत्म हो सकता है इनफाइनाइट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के बाद भी। कैसे, क्योंकि स्लैब को कास्टिंग करने के लिए आपने इनफाइनाइट रिसोर्सेज तो लगा दिए, बट उस स्लैब को सूखने में टाइम लगेगा, उसको अपनी स्ट्रेंथ गेन करने का टाइम लगेगा। तो आपका जो घर का प्रोजेक्ट है उसमें ये पार्ट था जिसको 2 दिन जनरली चाहिए थे, हमने क्या किया, 1 दिन में काम कर दिया, हमने रिसोर्सेज को बढ़ा के, तो हमने टाइम को क्या किया, ऑप्टिमाइज कर दिया, तो ये अप्रोच क्या हो जाती है, आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये देखो ध्यान से, हाँ, पेसिमिस्टिक अप्रोच, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है काम, मतलब यहां पर टाइम क्या लगता है, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम आपको कैसी रिक्वायरमेंट होगी, मोर रिक्वायरमेंट होगी टाइम की। अब भाई मोर रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब आपके यहां पर रिसोर्सेज कम रहेंगे, रिसोर्सेज आपने क्या कर दिया, लेस। जो 2 दिन में काम खत्म होना था वहां 5 दिन में काम खत्म हो रहा है, 5 डेज में काम खत्म हो रहा है, 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं, दैट मीन्स यहां के जो रिसोर्सेज थे वो हमने कहीं और डिप्लॉय कर दिए, दैट इज योर पेसिमिस्टिक टाइम, टाइम ज्यादा लगता है। मोस्ट लाइकली टाइम कि अंडर नॉर्मल कंडीशन हम उस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमने बोला कि उसको 2 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर देंगे, दैट इज योर मोस्ट लाइकली टाइम, जहां पर ना आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देने पड़े, ना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हटाने पड़े, वहां पर आपको जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे आपने उसी से काम किया, नॉर्मल सिचुएशन में काम किया, तो दैट इज योर मोस्ट लाइकली टाइम। ये आपके पास 3 टाइम है, दैट इज योर मोस्ट लाइकली टाइम। जैसे कोरोना की सीवियर कंडीशन जब चल रही थी, एक्सट्रीम जब कंडीशन पे था कोरोना, तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दे रहे थे, रिसर्च में रिसोर्सेज को बढ़ा दिया,
रिसोर्सेज बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया, और टाइम कैसे, पर डे में जहां वो 12 घंटे काम कर रहे थे तब 18 घंटे 20 घंटे ऐसे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसकी जो मेडिसिन थी या उसका जो टीका था जो लगवाया है सबने, वो क्या हो गया, कम टाइम में तैयार हुआ। तो वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। जब बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है तब हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ले लेते हैं। जनरल कंडीशन में है, जनरल कंडीशन में चल रहा है, दैट इज योर मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आपने डिले कर दिया, डिले कर दिया, उसको डिले करते ही जा रहे हो, तो दैट इज योर पेसिमिस्टिक टाइम। भाई हमें कोई टेंशन ही नहीं है, उससे कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम ले लेते हैं। क्लियर है? तो हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या लगाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट। ये वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, समझ में आई? हाँ, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एसएससी जेई एग्जाम प्रिपरेशन टाइम ऑप्टिमिस्टिक। देखो एसएससी जेई की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एग्जाम आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में जून या जुलाई में नहीं करवाए, आपका मार्च में करवाए, तो आप क्या कौन सी अप्रोच लगाओगे, ऑप्टिमिस्टिक। अगर वो जून जुलाई नॉर्मल कंडीशन दे दी, उसने पहले से ही बता दिया 6-7 महीने 8 महीने पहले से, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, तब आपकी क्लासेज ज्यादा नहीं लगेगी, जो नॉर्मल लग रही है वो लगेगी। अगर ये मार्च में करवाएगा तो क्लासेज क्या हो जाएगी, डबल। जहां आप 4-6 घंटे पढ़ रहे हो वहां 8 से 10 घंटे पढ़ोगे, क्लासेज हो जाएगी डबल, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब यही उसने बोल दिया कि दिसंबर तक होगा पेपर, तो हम क्या करेंगे, कुछ रिसोर्सेज को हटा देंगे, मतलब एक टेक्निकल चला देंगे, दूसरा नॉन टेक्निकल चला देंगे, तो ये चीज, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट को हम दिखाते हैं टी नोट से। ये वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम in which activity can be completed, in which activity can be completed। मतलब ये वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें हम किसी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हम मिनिमम टाइम में काम खत्म कर दे, तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया गया, आइडियल कंडीशन। कोई हर्डल ऐसी होती नहीं है अंडर आइडियल कंडीशन, हम इसको क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन होती है। ये क्या होती है, आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर, आइडियल कंडीशन होती है। सेकंड वन हम क्या बोले, पेसिमिस्टिक टाइम बोल दे। सेकंड वन हम क्या बोले, पेसिमिस्टिक टाइम बोल दे। पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। शॉर्टेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। तो यहां पर इट इज द गैस ऑफ, अगर हम बोले इट इज द, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज द बेस्ट गैस ऑफ मैक्सिमम टाइम in which activity can be completed, उसको हम क्या बोल देंगे, in which activity can be completed, उसको बोल देंगे pessimistic time, और it is denoted by TP, and it is denoted by TP, pessimistic time। ठीक है, थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम। थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट, जिसको हम किससे दिखाएंगे, जिसको हम दिखाएंगे टीएम से, मोस्ट लाइकली टाइम।
ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम के लिए क्या लिखेंगे, इसको मोस्ट प्रोबेबल टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज द बेस्ट गेस ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी लिखें और इसके बारे में डेफिनेशन भी लिखें। इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट प्रोबेबल टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट प्रोबेबल टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट प्रोबेबल टाइम, ठीक है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट an activity under normal कंडीशन। हम क्या बोल सकते हैं, ये वो टाइम होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो हम काम करा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम हो जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम हो जाता है। क्लियर है, मोस्ट लाइकली टाइम हो जाएगा। अब जो टाइम एस्टीमेट है इसको हम फ्रीक्वेंसी से भी दिखा सकते हैं और इसको हम किससे दिखा सकते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी दिखा सकते हैं। टाइम एस्टीमेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, हम इसको एक एक से डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले हम किसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, थोड़ी थोड़ी बात करते हुए चलते हैं। तो यहां पर टाइम एस्टीमेट है, टाइम एस्टीमेट कैन बी represented in terms of फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबने पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबने पढ़ रखा है। यहां पर आपकी जो वर्टिकल एक्सिस होती है, ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये फ्रीक्वेंसी को शो करती है, ये किसको शो करती है, फ्रीक्वेंसी वैसेज टाइम का ये कर्व होता है। किस किस के बीच में होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का कर्व होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब हम यहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास में क्या हो सकता है, आपके पास में तीन कंडीशन हो सकती है। कैसी तीन कंडीशन सर, भाई ये कंडीशन हो सकती है, देखा है सबने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से आपने देखा है। आपने आरसीसी में भी ये कर्व पढ़ा होगा जिसमें आपको ये बताया जाता है दिस वन इज योर मीन वैल्यू, दिस वन इज योर मीन वैल्यू। तो यहां पर जब हम बात करते हैं जो इसकी पीक वैल्यू होती है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो यहां पर टाइम मिलता है दैट इज मीन टाइम, दैट इज योर मीन टाइम, ठीक है। अब ये बताओ, मीन टाइम मिल गया, नॉर्मल कंडीशन में हम नंबर ऑफ एक्टिविटी हमारी जो लगेगी वो हमने क्या कर दी, यहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने बात कर ली। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमने बोला दिस वन इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दिस वन इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम। हमने क्या बोला, दिस वन इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड दिस वन इज योर पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। दिस वन इज योर पेसिमिस्टिक टाइम, इसको हमने टी नोट बोला, इसको हमने क्या बोला, टी नोट, और इसको हमने बोला टीपी। इसका मतलब हमने यहां पर इसको एक एग्जांपल से सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस काम को करने में 6 आवर्स लग रहे हैं, या इस काम को करने में आपको कितने आवर्स लग रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपको इस काम को करने में कितने लग रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। मीन टाइम ये हो गया। अब हम एफर्ट बढ़ा के इस टाइम को कुछ ऐसा कर दिया यहां पर
कि ये हमने 4 आवर्स में काम खत्म कर दिया, तो दिस वन इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। और अगर आपने एफर्ट हटा के मतलब नॉर्मल से भी क्या बोलते हैं एकदम आलस वाली कंडीशन में काम किया, तो यहां पर आपको लगा इस काम को खत्म करने में 12 घंटे। करते हो ना आप अपने नोट्स जो बनाते हो, अगर कोई क्लास के बाद नोट्स बनाता है, बनाने को आप 1 घंटे में भी बना सकते हो, बहुत फटाफट लिख के। एक सजा सजा के बनाओगे, मतलब नॉर्मली बना रहे हो, तो आपको 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। और आपने आलस कर दिया, देख रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, एक एक लाइन को ऐसे धीरे धीरे ड्रॉ कर रहे हो। एट दैट टाइम आपके पास जो कर्व होगा, एट दैट टाइम जो आपका टाइम होगा उसमें वो किस में कंसिडर होगा, पैसिमिस्टिक टाइम में कंसिडर होगा। ठीक है, पैसिमिस्टिक टाइम में कंसिडर होगा। क्लियर? तो यहां पर अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहां पर हम कितनी कितनी एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। कर्व को यहां पर हमें कुछ एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी, मतलब हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम में काम कर रहे हैं। और ये कौन से में काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं किसमें, ये हम काम कर रहे हैं, दिस वन इज इन मोस्ट लाइकली टाइम। और इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, थोड़ा सा। चलो देखो ध्यान से, थोड़ा सा तो डिफरेंस आ ही जाएगा, तो हमें यहां पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम आ गया। ठीक है, तो ये अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके पास में। यहां पर आप एक्टिविटी शो कर दोगे, यहां पर आपकी एक्टिविटी x मान लो, यहां पर एक्टिविटी क्या मान लो, y मान लो, यहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। यहां पर आप क्या बता सकते हो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग आप बता सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी यहां पर आपके पास में कब आएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी आपको कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, मोस्ट लाइकली टाइम में काम कर रहे होगे। ठीक है, यहां पर जो मिनिमम ऑप्टिमिस्टिक टाइम में काम करोगे, चाहे पैसिमिस्टिक टाइम में काम करोगे, ये तो आइडियल कंडीशन है, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ये तो आइडियल कंडीशन है, ये एक्चुअल लाइफ में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। तो ये जो कंडीशन है, इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी क्या आ जाती है, मिनिमम निकल के आ जाती है। ये जो कंडीशन है, इस पे हमारी एक्टिविटी क्या निकल के आ जाती है, मिनिमम निकल के आ जाती है। क्लियर है, समझ में आई बात? तो अब यहां पर इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस वन इज योर नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाइए, देखो ध्यान से, इसको कैसे बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको तब बोलते हैं जब यहां पर जो एरिया है, यहां पर जो एरिया है, एरिया बिटवीन दिस, ये जो एरिया है, यहां पर जो आप एरिया देख पा रहे हो, दिस एरिया, देखना ध्यान से, ये मैं बाद में हटा दूंगा, अभी आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस एरिया। दूसरे कलर से बनाऊं क्या, अगर ये दोनों एरिया बराबर हो, अगर ये दोनों एरिया बराबर हो, ये दोनों एरिया क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर एरिया एक कम और एक ज्यादा हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर ये दोनों एरिया बराबर नहीं हो तो। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम देख लेते हैं स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनता है। स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट का आपसे क्वेश्चन पूछा
जाता है कि स्क्यू लेफ्ट कर्व क्या होता है और स्क्यू राइट कर्व क्या होता है। तो हम यहां पर दोनों कर्व एक साथ बना देते हैं, ठीक है। अब स्क्यू लेफ्ट का मतलब आपका जो यहां पर आपके पास जो ये ऑर्डिनेट दिख रहा है ये लेफ्ट की तरफ चला जाए, ये जो टीएम का जो ऑर्डिनेट है वो लेफ्ट की तरफ चला जाए तो हम बोलेंगे स्क्यू लेफ्ट, अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्यू राइट, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई क्या? अगर जो आपका मीन ऑर्डिनेट है, अगर जो आपका मीन ऑर्डिनेट है वो किधर शिफ्ट हो जाए, आपका जो मीन ऑर्डिनेट है यहां पर आपका टाइम आएगा, यह आपका टाइम आएगा और यहां पर आपके पास में फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां पर आपके पास में फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां पर आपके पास में क्या आएगा, टाइम आएगा। अगर यहां पर हम बात करें तो अगर ये कर्व कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये कर्व कुछ ऐसा हो जाए या सॉरी ऐसा कर्व बन जाए, ठीक है। ये नहीं बैठ रहा, नहीं ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप का अब ये नहीं बैठ रहा है प्रॉपर्ली, तो इस टाइप में अगर आप देखोगे तो ध्यान दोगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपके पास देखने को मिलेगा दिस टीएम विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड, दिस टीएम विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड। तो आपके पास जैसे ही ये राइट में शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही ये राइट में शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे स्क्यू राइट और इसको हम बोलेंगे स्क्यू लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट पोर्शन का एरिया और राइट पोर्शन का एरिया बराबर है क्या, लेफ्ट पोर्शन का एरिया और राइट पोर्शन का एरिया बराबर है क्या इस कर्व में, नहीं है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्क्यू लेफ्ट, इसको क्या बोला जाता है, स्क्यू लेफ्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको बोला जाता है स्क्यू राइट, इसको क्या बोला जाता है, स्क्यू राइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम के बीच के कर्व होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम के बीच के कर्व होते हैं, जिसको हमें स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट हमें बताना होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास, ठीक है, बराबर नहीं है तो इसलिए हम यहां पर अगर ऑर्डिनेट और भी शो करना चाहो तो आप ऑर्डिनेट और भी शो कर सकते हो। यहां पर अगर आप टी नोट दिखाते हो, यहां पर आप क्या दिखाते हो, टीपी दिखाते हो, यहां पर ऑर्डिनेट आप टी नोट दिखाते हो, यहां पर ऑर्डिनेट आप टीपी दिखाते हो। तो आपके पास देखो यहां पर आपका जो मान लो फॉर एग्जांपल टी नोट मान लेते हैं 3R है, यहां पर टी नोट क्या है 7R है, टीएम कितना है, यहां पर टीएम कितना आपका 7R है और टीपी कितना है 8R है। तो इसमें डिफरेंस नहीं है, यहां पर टी नोट कितना है 3R है, टीएम कितना है 4R है और ये कितना है टीपी कितना है 7R है। तो अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है क्या, दोनों के हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट बराबर है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए ये लेफ्ट की साइड ज्यादा झुका हुआ है तो इसीलिए हम इसको स्क्यू लेफ्ट बोल देते हैं, और ये राइट की साइड ज्यादा झुका हुआ है तो इसको हम स्क्यू राइट बोल देते हैं, ठीक है, स्क्यू राइट बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा कर्व सही दिख रहा है, एग्जैक्टली तो नहीं बन सकता, एग्जैक्टली तो हम थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चले आगे, स्क्यू लेफ्ट स्क्यू राइट, ठीक है। अब इसमें आपको डेटा कैलकुलेट करना आता है, अब इसमें आपको डेटा कैलकुलेट करना पूछता है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मीन टाइम जो हम टीएम डिनोट कर रहे हैं वो क्या होगा। तो ये जो सारी चीजें कैलकुलेट करनी आती है, तो ये हम डायरेक्टली इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूं। व्हाट इज वैगन व्हील एरर एंड डैंगलिंग एरर, पढ़ क्या रहे हैं हम अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, मनीष आते हैं बीच में अचानक से और ही आस्क कि वैगन व्हील एरर और डैंगलिंग एरर क्या होती है ना। ऐसा ही ना, कभी कभार देखने को मिलता है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लो। ठीक है मनीष, अभी मैंने एरर आपको कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आप किस टर्म्स में पूछ रहे हो, आप रेलवे के टर्म्स में पूछ रहे हो या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म्स में पूछ रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप वैगन व्हील एरर और डैंगलिंग एरर दोनों में होती है। वैगन व्हील एरर और डैंगलिंग एरर आपको नेटवर्क में भी देखने को मिलती है और वैगन व्हील एरर और डैंगलिंग एरर आपको रेलवे में भी देखने को मिलती है। तो हम अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ लें। तो जब एरर वाला टॉपिक आएगा तो एरर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, जितने भी टाइप की एरर होगी वो मैं करवा दूंगा। ठीक, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, नेटवर्क में हम बात कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा ये कर लें पहले, जब सही टाइम आएगा वो भी बता देंगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जितने भी देखो यहां पर अगर आप डेटा देखते हो तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, मतलब T1 से लेके T इनफाइनाइट तक का टाइम दिया हुआ है, Tn तक का टाइम दिया हुआ है। हमें यहाँ पर T1 से लेके Tn तक का टाइम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे प्रॉपर्टीज में मीन टाइम। मीन टाइम कैसे निकालेंगे, मीन टाइम कैसे निकालेंगे, आप सभी को आता है मीन टाइम, जो मैं Tm लिख रहा हूं दैट इज योर यहां पर मीन टाइम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मीन टाइम, हमने पीछे मोस्ट लाइकली टाइम को भी Tm नाम दे दिया, मोस्ट लाइकली टाइम को भी Tm नाम दे दिया, है ना। चलो इसको x बार कर दो, मीन टाइम को हम क्या देखेंगे x बार से। तो हमारे पास टाइम क्या दे रखा है, x1, x2, x3 एंड xn, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, n कर दोगे, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, n कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन टाइम आ जाएगा। क्योंकि हम Tm इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने पीछे नाम दे रखा है मोस्ट लाइकली टाइम को Tm, वहां पर नाम दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। चलें आगे, अब डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालना है तो दूसरे पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन इन नेटवर्क, अब आपका जो आपका डायग्राम बनेगा, डेविएशन बोल दो चाहे वेरिएशन बोल दो, डेविएशन को हम d से डिनोट कर देते हैं, वेरिएशन को हम v से डिनोट कर देते हैं। डेविएशन बोल दो चाहे वेरिएशन बोल दो, ये तो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। वेरिएशन इसको डेल्टा से भी दिखाती है, कुछ बुक्स इसको क्या दिखाती है, डेल्टा से भी दिखाती है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, xi माइनस आप क्या करोगे, x बार, xi माइनस x बार निकालोगे, ये आपको इंडिविजुअल वेरिएशन प्रोवाइड कर देगा। आपके पास हर टाइम का मीन के रेस्पेक्ट में कितना वेरिएशन है, कितना डेविएशन है, कितना वेरिएशन है और कितना डेविएशन है, इसके बारे में हमें मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएशन मिल गया। अब वेरिएंस की बात आती है। अब वेरिएंस, आपने वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। इसको हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं, दैट इज सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर
डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। क्या होता है? सब्मिशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास नंबर ऑफ टाइम जितना दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। चले आगे। सब्मिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको क्या ले लेना है? एन। ये आपको वेरिएंस दे देगा। ये आपको क्या दे देगा? वेरिएंस दे देगा। इंडिविजुअल वेरिएंस मिल गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो यहां पर फोर्थ वन क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। सिग्मा स्क्वायर लिखोगे तो वेरिएंस लिखोगे, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। किसका? सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का जो आपने यहां पर स्क्वायर लिया है डिवाइड बाई एन है, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? यहां पर आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? यहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये जितने भी पैरामीटर है ये अगर ज्यादा हैं, देखो ध्यान से, हम सिग्मा की जो वैल्यू है, अब हम इसको आगे देखेंगे ग्राफ को, धीरे धीरे हम इसके ग्राफ के एनालिसिस करेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे जितने भी पैरामीटर है वो इसके डिस्पर्सन को बताते हैं या इसकी स्प्रेडनेस को बताते हैं। कितना स्प्रेड हो रखा है ये कर्व उसको बताता है। कितना स्प्रेड, ये कर्व कैसा है, ये कर्व ऐसा फैला हुआ है या ये कर्व इतने से डिस्टेंस में। ये क्या बताते हैं? इसकी स्प्रेडनेस को या इसके डिस्पर्सन को बताते हैं। जितने भी पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, जितने भी पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी स्प्रेडनेस या डिस्पर्सन को बताते हैं। ऑल दीज पैरामीटर्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्सन। ऑल दीज पैरामीटर्स ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्सन, मतलब हम किसको बता रहे हैं? स्प्रेड या डिस्पर्सन को हम बता रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? स्प्रेड या डिस्पर्सन को बता रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी एनालिसिस था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने जो भी एनालिसिस पढ़ा है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये एनालाइज करता है ग्रुप बिहेवियर को। ये एनालाइज क्या करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके ग्रुप बिहेवियर को एनालाइज करता है। मतलब हमने यहां पर क्या बताया? यहां पर देखो फॉर्मूला लिखा, तो हमने किसका लिखा? ग्रुप का फॉर्मूला लिखा। जितना भी टर्म है उसको सबमिशन कर दो तो उसके बिहेवियर को, मीन टाइम निकाला, वो भी क्या निकाला? सबका मीन टाइम निकाला। मतलब ओवरऑल ये किसको शो कर रहा है? यहां पर आपको जो प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप बिहेवियर को शो कर रही है। ये क्या कर रही है? ग्रुप बिहेवियर को शो कर रही है। इसका मतलब हम इसमें ग्रुप का तो बिहेवियर निकाल सकते हैं, बट इसमें हम इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं? यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मतलब यहां पर अभी तक जितना भी पार्ट बताया पर्ट के बारे में, पर्ट क्या होता है? पर्ट PERT का फुल फॉर्म बता दिया, विच कैन बी अप्लाइड एनी फील्ड, जहां पर R&D की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, जहां पर हमारा जो टाइम होता है वो एक वेरिएबल होता है जो अफेक्ट करता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग को। फिर अगर हमने बात की तो इसमें दो टाइप की अप्रोच होती है, एक डिटर्मिनिस्टिक, एक प्रोबेबिलिस्टिक। ये किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है, और ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अब इसमें 3 टाइम अनसर्टेनिटीज है, उनको लेना है काम में, तो हमारे पास 3 टाइम होते हैं, टी नोट, टीपी और टीएम। हमने ग्राफ में बता दिया टी नोट, टीएम और टीपी का कैसे वेरिएशन होता है। फिर स्क्यू लेफ्ट देख लिया, स्क्यू राइट देख लिया। अब प्रॉपर्टीज लिख दी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यहां तक हमने लिख दिया। ठीक है?
अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हम स्लैक वगैरह भी बनाना सीखेंगे। तो बेटर टू बी जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस क्लास को, वो कल लाइव रहें, तो उनको स्लैक के अंदर जो भी डाउट रहता है, आगे जाके फ्लोट में जो डाउट रहता है, वो सारी चीजें कल क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग लाइव अटेंड करने की कोशिश करें, जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, हाँ क्लियर, समझ में आया? मनीष हो क्लास में? बताओ क्लास में हो मनीष? हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? वैगन व्हील एरर बतानी है और क्या बतानी है? आपको क्या बतानी है? डैंगलिंग एरर। क्या दूसरा क्या नाम था? एक वैगन व्हील थी और एक डैंगलिंग थी, कुछ ऐसा ही था ना? यही थी ना? एक बार बस कंफर्म कर देना, डैंगलिंग एरर है और दूसरा क्या नाम था? डार्गलिंग नहीं होता, डैंगलिंग होता है। ठीक है, एक वैगन व्हील एरर है, एक वैगन व्हील एरर है। ठीक है, डैंगलिंग एरर उसको बोलेंगे जहां पर आपके प्रोजेक्ट में, हमने क्या बोला, एंड इवेंट एक होना चाहिए। आपका एंड इवेंट क्या होना चाहिए? ओनली वन होना चाहिए। हमने क्या बोल रखा है? हमने प्रोजेक्ट के रूल में ये पढ़ाया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बोलते हैं तो एंड इवेंट आपका क्या होना चाहिए? यहां पर डैंगलिंग एरर तब अकर हो जाती है जब आपके एंड इवेंट कितने अकर हो जाते हैं? दो। किसी भी प्रोजेक्ट में एंड इवेंट आपके कितने अकर हो जाते हैं? दो अकर हो जाते हैं। उस टाइम आप क्या बोलोगे? डैंगलिंग एरर बोल दोगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया? डैंगलिंग एरर किसे बोलेंगे? डैंगलिंग एरर किसे बोलेंगे? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, ये क्या होता है कि जब हम कॉन्सेप्चुअल एरर, जब हम वैगन व्हील एरर कब जनरेट होती है? जब हम कॉन्सेप्चुअल एरर कर देते हैं। कोई जैसे आप कोई नेटवर्क बना रहे हो, उसमें आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो गया, कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तब आप क्या करते हो? यहां पर आप दूसरी चीज, आप कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो इजीली ये बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एरर होती है जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती। कॉम्प्लेक्स एरर होती है जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो उस केस में यहां पर आपसे जब भी कॉन्सेप्चुअल एरर हो जाती है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाती है? वैगन व्हील एरर जनरेट हो जाती है। उस टाइम आपके पास में क्या हो जाती है? वैगन व्हील एरर जनरेट हो जाती है। समझ में आ गई बात? वैगन व्हील एरर जनरेट हो जाती है। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच करवाएंगे, जब सीपीएम कराएंगे तब समझ में आ जाएगा। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है तो वो जब सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, जो इसका अगला मेथड चलेगा ना, सीपीएम मेथड, वहां पर वो यूज होगी, वहां पर वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है मनीष और सूर्यवंत? अगर किसी को नहीं समझ में आया डिटरमिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, तो वो सीपीएम में समझ में आ जाए। और कोई डाउट? चलो, आज के लिए हमने क्या पढ़ा? आज हमने पॉइंट मेथड पढ़ा, पॉइंट पढ़ा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा, स्क्यू लेफ्ट पढ़ा, स्क्यू लेफ्ट पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्क्यू राइट पढ़ा, स्क्यू राइट पढ़ा आपने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, हाँ चलो, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम एनर्जी के साथ में। पर आज के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, हैव ए गुड डे।